रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम नए साल का आगाज़ करते हैं नेचर को सेव करने से, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमारा 16 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम नेचर को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। इस टॉपिक का मतलब और इस टॉपिक की तमहीद या इसका पूरी एक्सटेंशन जो है वो नाम के अंदर ज़ाहिर है। इसको आप अपनी तरफ से या अपने आप से जितना ज़्यादा नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उसमें बयान कर सकते हैं। जैसा कि वर्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब है मेन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, कुदरती वसाइल को महफूज करना। कुदरती वसाइल क्या हैं? कुदरती वसाइल हमारे पास है पानी, हमारे पास है गैस, हमारे पास हवा, हमारे पास रोशनी, ज़मीन। इन तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें ये कहलाती हैं हमारे, एक्चुअली इनको ए बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। और ये हमारे एक्चुअली क्या है कि पार्ट ऑफ नेचर है जिनको हम कंजर्व करके अपने लाइफ को सस्टेनेबल, लाइफ को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते कितने तरह के हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास एयर है, हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब हम इनको दोबारा से बना सकते हैं। हवा गंदी है, हवा आलूदा है, हवा पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड एयर के अंदर को हम दोबारा से फिल्टर करके रिन्यूएबल बना सकते हैं। वाटर अगर किसी भी कंडीशन में है, वो स्ट्रीम फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म आइस फॉर्म में है, तो हम उसको दोबारा से लिक्विड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर पोल्यूटेड वाटर भी है तो उसको भी हम दोबारा से रिसाइकलिंग के ज़रिए से इस काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से तैयार कर सकते हो उनको कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। बट ऐसे तमाम रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते, जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम नाम देते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि वो दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो सकते। इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हैं कि आप प्रोसेस ऑफ कंबस्टन में, जलने के अमल में इस्तेमाल होने वाला फॉसिल फ्यूल या गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल, पेट्रोल जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर वो क्या हो जाए कि इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा उस धुएं की फॉर्म में वो निकल जाता है एनवायरनमेंट में। लेकिन क्या उस धुएं को आप दोबारा पेट्रोल में तब्दील कर सकते हैं? क्या उस जो मिट्टी का तेल आपने आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो दोबारा से मिट्टी का तेल बन सकता है? डेफिनेटली नॉट। वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वो एक दफ़ा ख़त्म तो ख़त्म। अब सवाल ये है कि हम इन्हीं अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं। हम इनको सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ 3R। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ 3R का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ 3R का मतलब है R1 रिड्यूस, R2 रीयूज़, R3 रिसाइकल। अब ये आप याद रखिएगा बेटा, ये आपके पास इम्पोर्टेंट MCQ भी है। MCQ में ये ऐसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ R1। R1 आपको पता है क्या है जी? रिड्यूस जो है वो R1 है हमारे पास। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ R2? डेफिनेटली रीयूज़। R3 डेफिनेटली रिसाइकल। R3 और 3R में फ़र्क है। R3 का मतलब है रिसाइकल, 3R का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ 3R, जो कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को ज़हन नशीन कर रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो 3R का पूछ सकता है तो आप बताएंगे, अगर वो R3 का कहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रिसाइकल का पूछ रहे हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ R1? R1 का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि शुड नॉट वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब बेसिकली होता है कमी करना। कमी करना किस चीज़ की कमी करना? इस्तेमाल में कमी करना, चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ये चीज़ कहलाती है रिड्यूस, यानी कि चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। का मतलब ये है कि हम सिर्फ चीज़ों को उस कदर इस्तेमाल करेंगे जितना हमें उसकी ज़रूरत है। एक्स्ट्रा इस्तेमाल, चीज़ें ज़ाया होती हैं, वो चीज़ें फालतू हो जाती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लाइक हाथ धोते वक्त या नहाते वक्त हमें पानी का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना पानी हमें ज़रूरत है, ना कि बेजा पानी बहाना चाहिए। ठीक है, रोशनी की दिन के वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए। इस तरह के तमाम तरह की जो एहतियाती तदाबीर है, प्रिकॉशंस हैं, उनको मेजर करके, उनको हम एडॉप्ट करके, इन प्रिकॉशनरी मेजर को हम अपनी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है
रीयूज़ का मतलब होता है चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करना। पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे खित्ते हैं, बहुत से ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ पे चीज़ों को एक दफ़ा इस्तेमाल करने का रवाज है। एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद चीज़ें फेंक दी जाती हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें काबिल इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन उनको काबिल इस्तेमाल हम बना सकते हैं। हम उन चीज़ों को हम लोगों को डोनेट कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। हम पानी को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसको दोबारा से फ़िल्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करने से एक तो माहौल में आलूदगी, पोल्यूशन कम से कम होती है, दूसरा चीज़ें जो है वो ज़ाया कम होती हैं, अपनी इनकम और एनर्जी भी सेव होती है। अगर हम क्या करते हैं कि लोग अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को जला देते हैं। जलाने से नुकसान क्या है कि एक तो वो चीज़ें दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, दूसरा एयर पोल्यूशन पैदा होती है, तीसरा लैंड पोल्यूशन, जहाँ पे वो चीज़ें जलाई जाती हैं लैंड पोल्यूशन पैदा होती हैं। तो इस तरह एक चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ बेएहतियाती की वजह से हम 2-3 डिफरेंट चीज़ों को पोल्यूट कर रहे हैं, लाइक एयर को, ज़मीन को, और वो हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं। तीसरा हमारे पास है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब ओबियसली आप जानते हैं ग्लास है, कंटेनर्स है, प्लास्टिक बैग है, पेपर है, ETC, इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्लोथ्स और वाटर भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास है R3 का मतलब है रिसाइकल। याद रहे 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल है, जबकि R3 का मतलब है रिसाइकल चीज़ों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना, चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना। एक साइकिल के बाद जब चीज़ें मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती तो उनको प्रोसेस के ज़रिए से, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से दोबारा इस काबिल बनाना कि वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएं, यूजेबल हो जाएं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसाइकल कहते हैं। कौन सी चीज़ें? सच एज़ प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ठीक है, इन चीज़ों को हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। पानी को रिसाइकल किया जाता है, हवा को रिसाइकल किया जाता है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं, केमिकल्स को रिसाइकल किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो पोल्यूशन कम से कम होती है और हमारे वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल में भी आ जाती है, एनर्जी भी सेव हो जाती है। थर्मल एनर्जी के अंदर पानी को बार बार यूज़ किया जाता है, हीट को बार बार यूज़ किया जाता है। तो दिस ऑल आर कॉल्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस। और रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है एक्चुअली डिक्रीज़ करता है द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें चीज़ों को दोबारा से कि ये इनकार, इसमें क्या करते हैं हम चीज़ों को, ये हमारे जो वॉल्यूम होता है चीज़ों का इस्तेमाल होने का वो कम हो जाता है। एक दफ़ा जब चीज़ इस्तेमाल हो जाती है हम उसको दोबारा इस्तेमाल करके अपने यानी कि जो खपत होती है, जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उसकी कंजर्वेशन उसको भी कंजर्व कर सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कम से कम होता है। इस तरह से हम एक थोड़ी चीज़ से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। 3R के बाद एक और R भी इंक्लूड किया जाता है जिसको R4 कहा जाता है। और R4 का मतलब होता है रीफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्ट। आप जानते हैं कि डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का कटाव, फॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलात का दोबारा से उगाना, यानी कि जंगलात जितने ज़्यादा होंगे शजरकारी उतनी ज़्यादा होगी, दरख्त उतने ज़्यादा होंगे। ट्रीज़ को नेचुरल लंग्स कहा जाता है, कुदरती फेफड़े कहा जाता है, वो हवा को फिल्टर करते हैं। हमने ये भी जानते हैं कि एक जो 1 टन पेपर होते हैं वो बनते हैं किससे? अगर 1 टन पेपर को दोबारा से रिसाइकिल किया जाए तो वो एक्चुअली 17 ट्रीज़ को, 17 दरख्तों को बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने इन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए अपने नेचर को भी, इन्वायरमेंट को भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड या नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की हैं कि वो हम नेचर को, दुनिया को महफूज कर सकें। उनमें हमारे पास क्या था? पहला प्लान क्या था? 1992 में पाकिस्तान डेवलप्ड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। पाकिस्तान ने 1992 के अंदर सबसे पहली एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस देना, लोगों को इस काबिल बना देना, उनको बताना कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से आप महफूज कर सकते हैं और वो किस तरह से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। असल में अवेयरनेस में लोगों को आगाह किया जाता है, लोगों को इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी काम कर रही है किसके ऊपर? टू सेव द वाटर
वाटर पानी को महफूज करने के लिए काम कर रही है। 2006 के अंदर UNDP ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका मकसद था एक्चुअली पानी को महफूज करना, और उस प्रोजेक्ट का नाम था मैस अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका मकसद क्या था कि पानी को महफूज करना और उन इलाका जात में पानी की फराहमी करना जहाँ पे पानी की किल्लत है, जैसे कि थर के इलाके, सिंध के बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पे पानी की शदीद कमी है। तो उन लोगों में वहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस दी जाए। स्कोप एक और प्रोजेक्ट है जिसका मकसद होता है, और इसका मकसद भी क्या है कि वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। और स्कोप का मतलब क्या होता है? सोसाइटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल प्रोजेक्ट एंड इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो सोसाइटी काम कर रही है वो उसका मकसद क्या है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर पाकिस्तान, इसका मकसद होता है कि पाकिस्तान के अंदर जंगलात को महफूज करना और जंगली हयात जिनके जो जानवर और जंगलों में पाए जाते हैं उनको महफूज करना, ताकि पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर स्पीशीज़ की तादाद कम से कम हो। इनका काम भी क्या होता है? ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है जिनका मेन मकसद है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। अब ये जितने भी NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs क्या होती हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी NGOs पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनके मेन मकासद क्या हैं? लोगों को अवेयरनेस देना, फॉरेस्टेशन करना, जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, पानी को महफूज करने के प्लान देना, तरीक़ेकार बताना, और उसके बाद क्लाइमेटिक रिस्क को कमी करना, लोगों में ये अवेयरनेस देना कि वो किस तरह से अपने आप में क्लाइमेटिक डिज़ास्टर जैसे कि ज़लज़ला जो होता है, अर्थक्वेक है, या फिर कोई और नेचुरल रिसोर्सेज है, आंधी तूफान से किस तरह बचा जा सकता है, और इम्प्रूव करते हैं सब वाटर मैनेजमेंट, पानी को महफूज करने की जो मैनेजमेंट है टेक्निक से उसको किस तरह से महफूज कर सकते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के बाद आपके पास एक पोर्शन दिया हुआ होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू के हवाले से। बेटा आप जानते हैं कि डेंगू एक बीमारी है जो कि वायरस की वजह से फैलती है, और ये बीमारी फैलाता कौन है? एक मॉस्किटो जिसका नाम होता है एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो है ये क्या करता है? ये बीमारी फैलाता है एक इंसान से दूसरे इंसान से। एक्चुअली डेंगू का जो वायरस है ये किसी न किसी एक पर्सन में इम्यूनिटी को कमज़ोर करने की वजह से पैदा हो जाता है। पैदा होने से उस इंसान के अंदर वो बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। एक्चुअली उसका ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह क्या होती है? डेंगू मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो जो है ये 3-4 तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा करता है और बीमारियां भी फैलाता है। इसको तवज्जो से पढ़िएगा, और इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।